महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? इस पर इतिहासविद एक मत नहीं है। सर हेनरी एलियट के अनुसार 1000 ईस्वी से लेकर के 1027 ईस्वी तक उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उसने 12 बार आक्रमण किए थे और जो बीच में आक्रमण किए थे वो एक ही राज्य पर 2 बार या 3 बार किए गए थे। डॉक्टर ईश्वर प्रसाद भी ये मानते हैं कि महमूद द्वारा भारत पर 17 बार आक्रमण किए गए। तो सर्वाधिक मान्यता जो दी जाती है वो 17 आक्रमणों को दी जाती है और ये आक्रमण 1000 ईस्वी से 1027 के बीच में किए गए। तो अब इसके 17 आक्रमण की बेटा मैंने आप लोगों को 17 आक्रमण को पॉइंटबद्ध किया है, हर बिंदु में लिखा है जो आप देख सकते हो। जिसमें पहला आक्रमण आता है 1000 ईस्वी में उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्रों पर। महमूद गजनबी का पहला आक्रमण उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्रों पर हुआ। उसने हिंदू शाही राज्य के सीमावर्ती दुर्गों पर अधिकार किया और वहां से पुनः गजनी लौट गया। तो यह पहला उसका आक्रमण था उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्रों पर। अब दूसरा आक्रमण है उसका 1000 ईस्वी में हिंदू शाही राज्य पर। दूसरा आक्रमण उसने किया 1001 ईस्वी में हिंदू शाही राज्य पर। महमूद गजनबी के द्वारा दूसरा आक्रमण 1001 ईस्वी में हिंदू शाही शासक जयपाल पर किया गया। जयपाल ने पेशावर के निकट महमूद का सामना किया किंतु वह पराजित हुआ, यानी कि जयपाल पराजित हुआ और महमूद गजनबी विजयी हुआ। महमूद ने उसकी राजधानी पर अधिकार कर लिया। इन दोनों के बीच में संधि हुई, यानी कि अपमानजनक संधि जयपाल को करनी पड़ी और उसने जयपाल ने 2.5 लाख दिरहम 50 हती उसने मुक्ति धन के रूप में महमूद को दिया और अपने आप को छुड़ाया। और उसके बाद महमूद गजनबी वापस लौट गया। तुर्कों के इस बार आक्रमण से, क्योंकि लगातार आक्रमण जयपाल पर हो रहे थे, तो वो इतना अपमानित हो गया, उसने अपने आप को इतना अपमानित महसूस किया कि उसने अपने पुत्र को 1002 में अपना उत्तराधिकारी बनाया और खुद चिता में जलकर मर गया, क्योंकि वह बार बार पराजित हो रहा था तुर्की शासकों के द्वारा। तो अंत में और उसको अपमानजनक संधि भी करनी पड़ रही थी, तो इस कारण उसने अपने आप को चिता में जलकर भस्म कर दिया और अपने पुत्र को उसने उत्तराधिकारी बना दिया। तीसरा आक्रमण 1004 ईस्वी में भेरा पर किया। महमूद गजनबी ने तीसरा आक्रमण 1004 ईस्वी में भेरा पर किया। यहाँ का शासक परास्त हुआ, उसने भी आत्महत्या कर ली और भेरा को महमूद गजनबी ने बहुत बुरी तरह से लूटा और यहाँ के जो निवासी थे उनको बलपूर्वक उसने मुसलमान भी बनाया। चौथा आक्रमण 1005 ईस्वी में मुल्तान के शासक फतेह दाऊद पर किया। फतेह दाऊद शिया करमाथी संप्रदाय से संबंधित था, जिससे महमूद गजनबी घृणा करता था। जब उसने फतेह दाऊद पर आक्रमण किया तो आनंदपाल ने महमूद गजनबी को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह परास्त हुआ और महमूद गजनबी ने फिर फतेह दाऊद पर आक्रमण किया और फतेह दाऊद ने आत्मसमर्पण कर दिया। फतेह दाऊद ने प्रति वर्ष 20,000 दिरहम वार्षिक कर महमूद गजनबी को देना स्वीकार किया तथा आनंदपाल के पुत्र सुखपाल ने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया और उसको मुल्तान का शासक नियुक्त कर दिया।
अगला आक्रमण है पांचवा 1006 ईस्वी में, जो मुल्तान पर पुनः किया गया। जैसे ही महमूद गजनबी लौटा तो मुल्तान के शासक सुखपाल, जिसने इस्लाम धर्म ग्रहण किया था, उसने इस्लाम धर्म और अधीनता दोनों को ही त्याग दिया। तो इससे महमूद गजनबी नाराज हो गया और उसने सुखपाल को दंड देने का निश्चय किया और पुनः मुल्तान पर आक्रमण किया। इसमें महमूद गजनबी विजय हुआ और जो सुखपाल था वह परास्त हुआ। अगला आक्रमण है छठा आक्रमण 1008 ईस्वी में, हिंदू शाही राज्य के शासक आनंद पाल पर किया गया। जब 1008 ईस्वी में महमूद गजनबी ने हिंदू शाही राज्य पर आक्रमण किया तो आनंद पाल ने सोचा कि वह अकेला इसका सामना नहीं कर सकता, तो उसने महमूद का सामना करने के लिए उज्जैन, ग्वालियर, कालिंजर, कन्नौज, दिल्ली, अजमेर इन सभी राजाओं का एक संघ बनाया। पहली बार हिंदू सभ्यता, संस्कृति और घरों की आक्रमण से रक्षा करने के लिए जाति, धर्म और देशभक्ति से परिपूर्ण एक हिंदू सेना तैयार की गई और आनंद पाल ने इस विशाल सेना के साथ पेशावर के पास सिंधु नदी के किनारे इस सेना का सामना किया, गजनबी की सेना का सामना किया। प्रारंभ में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि महमूद गजनबी की सेना शायद परास्त हो जाए, लेकिन तभी आनंद पाल का हाथी बिगड़ गया और वह युद्ध क्षेत्र से भाग निकला। जैसे ही आनंद पाल का हाथी बिगड़ा और युद्ध क्षेत्र से भागने लगा तो उसको देख करके उसकी सेना के हौसले पस्त हो गए और वह भी भागने लगी। यानी कि सारी सेना बिल्कुल पूरी तरह से तितर-बितर हो गई। यानी पूरी तरह से महमूद गजनबी के भाग्य ने साथ दिया और महमूद गजनबी की पराजय विजय में बदल गई। महमूद गजनबी ने आनंद पाल की राजधानी पर आक्रमण कर लिया, उसको जी भर करके लूटा। महमूद गजनबी ने सातवां आक्रमण 1009 ईस्वी में नगरकोट पर किया। नगरकोट में उसे किसी भी प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा और यहाँ से उसको बहुत मात्रा में धन संपदा प्राप्त हुई। कहा जाता है कि इतनी अधिक धन संपत्ति प्राप्त हुई कि महमूद गजनबी की तृष्णा बहुत ज़्यादा बढ़ गई और वह बहुत ज़्यादा संख्या में आक्रमण करने लगा। अगला आठवां आक्रमण उसने 1010 ईस्वी में मुल्तान पर पुनः किया। यहाँ के शासक को उसने पराजित करके बंदी बना लिया और उस पर मुल्तान पर पूरी तरह से अधिकार कर लिया। महमूद गजनबी ने नवा आक्रमण 1011-12 ईस्वी में थानेश्वर पर किया। यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर था चक्र स्वामी का मंदिर, उसको उसने लूटा और यहाँ की मूर्ति को उसने तोड़ डाला और उसके टुकड़े टुकड़े वह गजनी ले गया। महमूद गजनबी के द्वारा 10वां आक्रमण पंजाब के हिंदू शाही राज्य के शासक आनंद पाल का उत्तराधिकारी था त्रिलोचन पाल, उसके विरुद्ध किया गया और जो यह हिंदू शाही राज्य का शासक था त्रिलोचन पाल, इसको विरासत में महमूद गजनबी के विरुद्ध शत्रुता प्राप्त हुई थी। इस कारण से उन दोनों के मध्य संघर्ष होना निश्चित था। इस युद्ध में महमूद गजनबी ने हिंदू शाही शासक त्रिलोचन पाल को परास्त किया और उसकी राजधानी पर आक्रमण कर लिया। उसके बाद वह गजनी लौट गया। महमूद गजनबी के द्वारा जो अगला आक्रमण है वो 1015-16 ईस्वी में किया गया था। वह कश्मीर पर किया गया था। कश्मीर पर जब उसने आक्रमण किया तो वह उसमें सफल नहीं रहा। उसने उस पर उसकी मोर्चाबंदी को तोड़ने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वह
इसको जीतने में असफल रहा। अगला आक्रमण था 12वां आक्रमण और प्रसिद्ध आक्रमण माना जाता है यह भी। यह 1018 ईस्वी में मथुरा पर किया गया। 12वां आक्रमण 1018 ईस्वी में मथुरा पर किया गया। मथुरा इस समय बहुत ही भव्य और समृद्ध नगर था। मैं स्वयं महमूद गजनवी ने मथुरा के विषय में अपने सरदारों को लिखा था कि इस शहर में हजारों ऊंचे ऊंचे महल हैं और उनका निर्माण बहुत बड़े बड़े पत्थरों से किया गया है। यहाँ पर मंदिरों की संख्या भी बहुत अधिक है कि उनकी गिनती करना भी संभव नहीं है। उसने स्वयं मथुरा की बहुत अधिक प्रशंसा की थी और यहाँ पर भी महमूद गजनवी को किसी प्रकार के प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा और उसने यहाँ पर मथुरा नगर को बहुत ही बेरहमी से लूटा, मंदिरों को भी बहुत लूटा, उनकी तोड़फोड़ की, मंदिरों को नष्ट किया गया। उसके बाद अगला आक्रमण जो 13वां आक्रमण था वो 1019 ईस्वी में कन्नौज पर किया। कन्नौज का राजा था राज्यपाल। तो जैसे ही महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया, वहाँ से राज्यपाल भाग खड़ा हुआ। तो उसने किसी प्रकार से उसका प्रतिरोध नहीं किया। तो इसको राजपूतों ने बहुत ही कलंक माना और बुंदेलखंड के चंदेल शासक था विद्याधर, उसने राजपूतों का संग बनाया और राज्यपाल को बंदी बना लिया। तो महमूद ने विद्याधर को दंड देने के लिए पुनः आक्रमण किया। इसमें रास्ते में त्रिलोचन पाल ने महमूद गजनवी को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह परास्त हुआ और बाद में स्वयं विद्याधर भी महमूद गजनवी से परास्त हुआ और महमूद गजनवी बाद में सबको परास्त करने के बाद गजनी लौट गया। अगला आक्रमण किया था 14वां आक्रमण 1021 ईस्वी में। यह उसने पंजाब पर किया था। पंजाब पर वह प्रत्यक्ष शासन स्थापित करना चाहता था, स्वयं अधिकार करना चाहता था। इसी उद्देश्य से उसने इस पर आक्रमण किया था। अब तक जितने भी आक्रमण किए थे वहाँ पर उसने किसी प्रकार का शासन स्थापित नहीं किया था, केवल धन संपत्ति को प्राप्त किया, वहाँ के शासक को प्राप्त किया और वह वापस गजनी लौट जाता था। लेकिन पंजाब पर आक्रमण करने का उद्देश्य था भारत में अपना इस पंजाब क्षेत्र में अपना शासन स्थापित करना। तो 1021 ईस्वी में उसने पंजाब पर अधिकार किया और यहाँ पर अपने शाही सिक्के हैं उनको भी प्रचलित करवाया। अपने सिक्कों पर उसने घुड़सवार और नंदी के चिन्ह अंकित करवाए। संस्कृत में उसने अव्यक्त मेकम अवतार महमूद उत्कीर्ण करवाया। तो इसके जो सिक्के थे वो देहली वाल नाम से प्रसिद्ध हैं। अगला आक्रमण है 15वां आक्रमण 1022 ईस्वी में। यह 1022 ईस्वी में उसने कालिंजर पर आक्रमण किया। कालिंजर पर आक्रमण करने के बाद उसने वह वापस लौट गया और अब 16वां आक्रमण जो सबसे प्रसिद्ध आक्रमण माना जाता है वह 1025 ईस्वी में सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर पर किया। यह गुजरात में स्थित है ये मंदिर और यहाँ पर बहुत अतुल मात्रा में धन संपदा थी, इसके बारे में उसने सुन रखा था। यहाँ का शासक भीमदेव प्रथम को जैसे ही मालूम पड़ा कि महमूद गजनवी यहाँ पर आ रहा है, आक्रमण कर रहा है, वह राजधानी छोड़ करके भाग गया। महमूद गजनवी ने अहनिलवाड़ा को सबसे पहले लूटा और उसके बाद वह सोमनाथ की ओर गया। सोमनाथ की ओर जैसे ही कूच किया तो वहाँ के नगर रक्षक सेना ने, सामान्य जनता ने, पुजारियों ने उसका विरोध किया, लेकिन सभी परास्त हुए और महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर अधिकार कर लिया। पुजारियों ने शिवलिंग को ना तोड़ने के लिए महमूद गजनवी से आग्रह किया, अपार धन संपत्ति देने का प्रस्ताव भी रखा, लेकिन महमूद गजनवी ने इसे ठुकरा दिया और उसने कहा कि मैं अपने आप को बुत शिकन कहलाना पसंद करूँगा, यानी कि मूर्ति भंजक कहलाना ज़्यादा पसंद करूँगा। और इस मंदिर में उसको अथाह धन संपत्ति प्राप्त हुई। इस धन संपत्ति को लेकर वह अपने गजनी की ओर लौट गया। उसका अगला आक्रमण था अंतिम
और 17वां आक्रमण 1027 ईस्वी में सिंध के जाटों व खोखरों के विरुद्ध किया था। उनको दंड देने के लिए उसने भारत पर अंतिम आक्रमण किया था। यद्यपि जाटों ने बहुत बहादुरी के साथ महमूद का मुकाबला किया, लेकिन अंत में वो परास्त हुए और महमूद गजनबी ने उनको निर्दयता से कुचल दिया। इस प्रकार कुल 17 आक्रमण महमूद गजनबी के द्वारा किए गए थे और 1030 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। महमूद गजनबी के द्वारा जो आक्रमण किए गए उन सब में उसका मुख्य उद्देश्य धन की प्राप्ति करना था। किसी प्रकार से भारत में स्थायी मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना उसका उद्देश्य नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी उसके द्वारा जो आक्रमण किए गए उन आक्रमणों का भारत पर बहुत प्रभाव पड़ा। तो अगला आता है महमूद गजनबी के आक्रमणों का प्रभाव। महमूद गजनबी ने जो आक्रमण किए थे, इन आक्रमणों का भारत पर बहुत प्रभाव हुआ, जिसमें उन प्रभावों को देखें तो उसके अंतर्गत राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव, ये सब ऐसे प्रमुख प्रभाव थे जो महमूद गजनबी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप हुए। तो पहला आता है राजनीतिक प्रभाव। भारत पर आक्रमण करने से महमूद गजनबी के द्वारा जो आक्रमण किए गए उससे भारतीय शासकों की सैन्य दुर्बलता व आपसी फूट यह जग जाहिर हो गई। अब सभी को भारतीय सैनिकों की दुर्बलता के बारे में, किस तरह से यहाँ पर आपसी राजनीतिक फूट है उसके बारे में सभी को मालूम हो गया। तो उनकी इस आपसी फूट के कारण ही आगे चलकर मोहम्मद गौरी भी भारत पर आक्रमण करने के लिए तैयार हुआ या उसको प्रेरणा मिली। लैंडपुल ने खुद इस संबंध में कहा है कि भारत की आंतरिक फूट ने ही उसे बार बार गिराया है। महमूद के आक्रमणों से विदेशियों को भारत आगमन का एक नया उत्तर पश्चिम मार्ग मिल गया। भविष्य में भारत पर सभी आक्रमण इसी मार्ग से हुए। पंजाब व मुल्तान गजनबी साम्राज्य में मिल गए। पंजाब पर तुर्कों की सत्ता स्थापित होने से उनकी विजय सरल हो गई और साथ में सैन्य शक्ति का भी ह्रास हुआ। दूसरा है आर्थिक प्रभाव। आर्थिक प्रभाव तो जैसा कि उसका मुख्य उद्देश्य ही क्या था, धन प्राप्त करना। तो महमूद गजनबी ने अपने आक्रमण के दौरान भारत से अतुल धन संपत्ति लूटकर गजनी लेके गया। अनेक उच्च कोटि के कारीगर संगत रास भी अपने साथ लेके गया। उसके आक्रमणों से अनेक प्रसिद्ध नगर मंदिर आदि उजड़ गए, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत अधिक क्षति पहुंची। तीसरा है सामाजिक प्रभाव। पंजाब पर अधिकार करने से वहाँ अनेक मुस्लिम संत, फकीर व व्यापारी बस गए, जो धीरे धीरे भारत के आंतरिक क्षेत्रों में फैलने लगे। इन लोगों ने भविष्य में तुर्क आक्रमणकारियों की भी सहायता की। मुस्लिम संतों के प्रभाव से अनेकों हिंदुओं ने इस्लाम धर्म अपना लिया। कुछ को बलात् इस्लाम धर्म में परिवर्तित किया गया और इसके अलावा यह भी प्रभाव हुआ कि महमूद ने धर्म के नाम पर जो अत्याचार किए उससे भारतीयों के मन में इस्लाम के प्रति विद्वेष की भावना भी पैदा हुई। तो इससे जो महमूद के बर्बरतापूर्ण कार्य थे उससे इस्लाम को प्रतिष्ठा को क्षति भी पहुंची। अगला है सांस्कृतिक प्रभाव। महमूद ने अपने आक्रमण के दौरान हिंदू मंदिरों से अपार धन संपत्ति तो लूट ही, साथ में उनको तहस नहस कर दिया, पूरी तरह से नष्ट कर दिया, जिससे भारतीय शिल्प व कला को भारी क्षति पहुंची। जो हमारे बहुत ही भारतीय संस्कृति को प्रतिनिधित्व करने वाले मंदिर थे, मूर्तियाँ थी, उन सभी को उसने पूरी तरह से नष्ट कर दिया। मथुरा नगर, जो कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत बहुत ही भव्य और सुंदर नगर माना जाता था, स्वयं महमूद गजनबी ने उसकी प्रशंसा की थी, उसको भी उसने पूरी तरह तहस नहस कर दिया। तो इस प्रकार हमारी सांस्कृतिक रूप से बहुत क्षति हुई। अगला है धार्मिक प्रभाव। महमूद की धार्मिकता उसके लिए तो राजनीतिक रूप से लाभकारी थी,
परंतु भविष्य में भी मुसलमान शासकों ने भी इसी ही नीति का अनुसरण करके सफलता प्राप्त की। इससे क्या हुआ कि जो बहुसंख्यक हिंदू जनता थी उनमें इस्लाम धर्म के प्रति घृणा उत्पन्न होने लगी, विद्वेष की भावना उत्पन्न होने लगी, जिससे दोनों संप्रदायों के बीच अविश्वास की खाई चौड़ी होती चली गई। जो यह सांप्रदायिकता की खाई एक बार बनी, हाँ, उसका बहुत बाद में प्रयास भी किया गया इस खाई को पाटने का, लेकिन इसको अंत तक पूरी तरह समाप्त नहीं कर सके और लगातार अन्य शासकों के द्वारा भी जब धार्मिक कट्टरता की नीति का अवलंबन किया जाने लगा तो लगातार यह खाई चौड़ी होती चली गई और जिसका परिणाम भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति तक भी भुगतना पड़ा। तो ये बहुत ही बुरा प्रभाव था धार्मिक प्रभाव के रूप में जो महमूद गजनवी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो ये सारे आक्रमण और उनके प्रभाव जिनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया है, ये सब एक पक्ष है। उसके अलावा अगर हम महमूद गजनवी का मूल्यांकन करें शासक के रूप में, तो महमूद गजनवी एक साहसी सैनिक और कुशल सेनापति था। वह योग्यता का पारखी व विद्वानों का संरक्षक भी था। उसके दरबार में अलबरूनी, उत्बी, उनसोरी, फरूकी, फिरदौसी जैसे विद्वान आश्रय पाते थे। उत्बी ने तारीख यामनी की रचना की थी। फिरदौसी ने शाहनामा नामक पुस्तक की रचना की थी और उसे ही फारसी भाषा की नींव रखने वाला कहा गया है। अलबरूनी ने, जो कि उसके आक्रमण के साथ था, भारत आया था, उसने किताबुल हिंद की रचना की थी। तो इस प्रकार वह योग्यता का पारखी था। उसके अलावा एक अच्छा निर्माता भी था। उसने अपनी राजधानी को सुंदर इमारतों, पुलों आदि से सुसज्जित किया था। उसके अलावा सर बुलजले हैग ने महमूद का मूल्यांकन करते हुए कहा है कि इस्लाम के इतिहास में महमूद एक अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति है। 32 साल के शासनकाल में उसने वर्तमान अफगानिस्तान, अधिकांश फारस, ट्रांस ऑक्सियाना और पंजाब तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसने भारत पर 17 आक्रमण किए, पंजाब के शाही वंश का नाम मिटाया और गंगा नदी को पार करके बुंदेलखंड के मार्ग से पश्चिमी समुद्र तट तक पहुंच गया। तो इस प्रकार मुस्लिम इतिहास में महमूद गजनवी एक महान शासक के रूप में, साहसी सैनिक, कुशल सेनापति के रूप में माना जाता है, याद किया जाता है।